हेलो एवरीवन। सो ये हमारा सेकंड क्लास होने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। लास्ट क्लास में हमने बस बेसिक समझा कैश फ्लो क्या होता है नहीं होता है। हमने तीन एक्टिविटी देखा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फिर इसके ऊपर हमने कुछ सम्स भी किया, बट वो सारा सम जो था वो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग था। हाँ, बट एक बात ध्यान में रखना कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ही हम लोग का अलग अलग है। बाकी इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में सब कुछ सेम है। तो एक बार छोटा सा रिवीजन हम लोग करते हैं कि क्या था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं कि देखो, हम लोग जो नेट प्रॉफिट जो निकालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर, वहां पर वो एक्रूअल बेसिस को फॉलो किया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कि कितना कैश जनरेट हो रहा है ये भी हमें जानना है। एंड कैश इक्विवेलेंट में जो चेंजेस आया है विद इन द ईयर, उसमें कितना कितना चेंजेस है, कौन से एक्टिविटी का, हमें ये भी जानना है। तो यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो कैश के तरह ऐसे बैंक का बैलेंस हो गया। यहाँ पर ध्यान रहे, डिमांड डिपॉजिट एफडी का बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास बैंक बैलेंस हो गया, फिर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी जो विद इन 90 डेज, जिसको हम लोग नोन अमाउंट ऑफ कैश में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ रिस्क हो, बट वो रिस्क इनसिग्निफिकेंट है, या तो रिस्क है ही नहीं, या तो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझे कि बिजनेस में तीन तरह का एक्टिविटी हो सकता है, एक ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। अब ध्यान देना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में यहाँ पर कि ऑपरेटिंग का क्या होता है। ऑपरेटिंग में जितना भी हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, या फिर समझ लो सप्लीमेंट्री भी है, बट वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड एकदम से, तो वो चलेगा। जैसे हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्लासेस प्रोवाइड कराना हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वहां से जो भी फीस आ रहा है वो ऑपरेटिंग है। साथ ही साथ अगर बुक सेल हो रहा है तो वो भी हमारा सप्लीमेंट्री एक्टिविटी में काउंट होके वो आई। जैसे हम लोग फर्नीचर वाला एक सम के आपको ध्यान में होगा, अगर आप फर्नीचर सेल करते हो तो फर्नीचर सेल करना आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो है ही, फर्नीचर परचेस करना आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है। बट उसके साथ साथ अगर आप फर्नीचर का रिपेयर भी करते हो, उससे भी कमाते हो, तो ये भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अब इसके बाद बात है कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना है तो आपको फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो जो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट जो हम लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, हम लोग एक्विजिशन के टाइम या फिर सेल करने के बाद जो हमें पैसा मिल रहा है, कहीं मान लो अगर हम लोग को अब लग रहा है यूज नहीं होगा अपने से, उस सेल करके हटाते हैं, नया एसेट हम लोग खरीदना पड़ेगा, तो हम लोग उसको सेल करके हटाएंगे, उससे जो पैसा आएगा ये दोनों ही क्या रहेगा, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके साथ साथ अगर हम लोग कहीं बाहर में कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिए किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर ऐसे में, तो वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा। इससे रिलेटेड जो हमारे को इनकम आएगा, इंटरेस्ट एज वेल एज डिविडेंड, ये भी क्या होगा, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। अब बात है कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी चलो बनाना है, सही से आपको करना है, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा एसेट्स वगैरह में। पैसा आएगा कहाँ से? अब आपके पास खुद का पैसा होगा, खुद का पैसा होगा तो कैपिटल कंपनी के, इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। और या तो डेट होगा, डेट मतलब डिवेंचर से पैसा आ सकता है, बैंक का लोन से पैसा आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आ सकता है। कुछ भी अगर ये सब रहा तो ध्यान रखना ये सब तो फाइनेंसिंग है ही, कहाँ से पैसा आ रहा हो, फाइनेंसिंग है ही। इससे रिलेटेड जो कॉस्ट लगेगा, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब भी हमारा फाइनेंसिंग है। अब एक क्वेश्चन उठता है, सर बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ ले जाए हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे न कैसे इक्विवेलेंट में लेकर जाए कि हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी माने, शॉर्ट टर्म बोरिंग मानकर। तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट अगर रीपेबल ऑन डिमांड है, क्या बताओ, रीपेबल अगर ऑन डिमांड है, तो उसको आप एक काम करो, उसको आप रख लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। नहीं अगर ऐसा है तो नॉर्मल हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग, और हो जाएगा हमारे पास कहाँ बताओ, हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब एक चीज ध्यान देना कि हम लोगों को ये भी देखना है इंटरेस्ट और डिविडेंड के केस में कि आपका एंटिटी कैसा है, आपका एंटिटी फाइनेंशियल एंटिटी है कि नॉन फाइनेंशियल एंटिटी है। फाइनेंशियल एंटिटी मतलब जिनका काम ही होता है लोन प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब उनका काम ही है। तो एक चीज समझना, अगर हम लोग बैंक है मान लो, तो हमारे लिए लोन देना आम बात है, हमारा तो मतलब वही ऑपरेटिंग है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट हम लोग जो पे करेंगे और इंटरेस्ट हम लोग जो रिसीव करेंगे, दोनों का दोनों ही हमारा ऑपरेटिंग में जाएगा। इंटरेस्ट पे करना नॉर्मली हम लोग बोलते हैं लोन लिए तो फाइनेंसिंग होगा, बट उनका क्या तर्क है इसमें, वो बोलते हैं कि देख भाई, हम जैसे आप गुड्स सेल करते हो तो ऑपरेटिंग बोलते हो, गुड्स परचेस करना भी ऑपरेटिंग है ना, वैसे जो लोन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं, ये तो ऑपरेटिंग ही आना चाहिए, इसका इंटरेस्ट बोला, हाँ ठीक है चलो, तो ठीक है चलो, उसको हम लोग ऑपरेटिंग ही मान लेंगे, ठीक है। बट डिविडेंड के केस में हम लोग को चेक करना पड़ा, डिविडेंड अगर मिल रहा है, अगर डिविडेंड मिल रहा है ना, किसको मिल रहा है, फाइनेंशियल एंटिटी को, तो उसको ऑपरेटिंग है। लेकिन अगर वो डिविडेंड पे कर रहा है तो हर केस में वो फाइनेंसिंग ही होगा, है ना। डिविडेंड में अगर देखो फाइनेंशियल एंटिटी है तो उसके लिए डिविडेंड मिलना ऑपरेटिंग है, बट डिविडेंड पे जब करने का बात आएगा तो उसके लिए भी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। तो एंटिटी कोई सा भी हो, डिविडेंड का पेमेंट फाइनेंसिंग में जाएगा, और इंटरेस्ट का रिसिप पेमेंट और डिविडेंड का रिसिप फाइनेंशियल एंटिटी के लिए वो ऑपरेटिंग में जाता है।
इसके बाद हम लोग बहुत सारा ऐसा हम लोग एग्जाम्पल्स हम लोग देखे, हम लोग सम्स भी इसके ऊपर किए थे, और हम लोग डायरेक्ट मेथड हम लोग समझे थे। अब हमें आज समझना है कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। हम लोग एक बार उसको भी छोटा सा रिवाइज अभी कर लें, रिवीजन हम लोग साथ ही साथ हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़्यादातर हम लोग को इनडायरेक्ट ही पूछा जाता है, बट जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी आ सकता है जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, और वो एग्जाम में आया भी है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। क्या था बताओ हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमें निकालना है कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, तो एक तो जो हम लोग सेल किए, कैश सेल, वहां से पैसा आएगा, और साथ ही साथ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अगर हम लोग क्रेडिट सेल के, तो क्रेडिट सेल तो नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पर, कलेक्शन जिस दिन वो डेटर से ये लिख लेंगे, ये हमारा पैसा आएगा। और लेस जो हम लोग कैश पेमेंट करते हैं, पेमेंट दो किस किस चीज के लिए होगा, एक तो कैश परचेस के लिए पेमेंट होगा, दूसरा क्रेडिटर को पेमेंट होगा, और इसके साथ साथ जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उन सब का पेमेंट। ये सब अगर हटा दो आप, तो आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट बिफोर टैक्स। और क्या करते थे इसमें से हम लोग, यहाँ से हम लोग हटाते थे लेस इनकम टैक्स, क्योंकि इसका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए होता है, तो हम लोग अलग से दिखाना पड़ता है ना। ये सब होता था। अब हमें जानना है कि इनडायरेक्ट एक्टिविटी, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा। देखो अब डायरेक्ट मेथड बोलने का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, आप डायरेक्टली क्या करो, जो जो आइटम यहाँ पे आने वाला सबको ले लो, बात खत्म करो। बट इनडायरेक्ट समझ में आ रहा कि हम लोग नेट प्रॉफिट लेके स्टार्ट करेंगे। अब बात है कि नेट प्रॉफिट सर आता कहाँ से, तो नेट प्रॉफिट हमारा आता पीएनएल से। तो एक काम करते हैं, एक हम लोग ट्रेडिंग पीएल का ना हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर समझ में हम लोग को आएगा, ठीक है। एक काम करो, आप भी मेरे साथ साथ में एग्जांपल लिखो आप एक बार, ठीक, लिखो आप। तो मैं ज़्यादातर कुछ लिखवाता नहीं हूँ क्लास में, मेरा टारगेट रहता है कि आपको ये सब चीज़ लिख के ही मैं दे दूँ, मतलब बुक में एग्जाम्पल बना बना कर। बट ठीक है, एक आध एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, कुछ एक लिखना पड़ सकता है। तो ये एग्जाम्पल लिखो आप एक बार। देखो, मान लो ये एक ट्रेडिंग एंड पीएल है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, कुछ भी हो, एक साल ले लो अपना। टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, टू परचेजेस 1,50,000, टू वेजेस 10,000, टू कैरेज इनवर्ड 8,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखो बाई सेल्स 2,30,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक 38,000। अब निकालो यहाँ पे जीपी कितना आ रहा है, तो 230 और 230 मैंने 30 में 268 हो गया यहाँ पर, माइनस 60 माइनस 18,000, तो 90,000 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, अब इसको यहाँ पर लेकर आओ। अब सारा खर्चा लिखाओ यहाँ पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है, टू सैलरीज 12,000, टू रेंट 18,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,000, टू अमोटाइजेशन ऑफ
गुडविल 7,000, टू अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट 3,000, टू टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000, टू एडवर्टाइजमेंट 6,000, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 3,000। साथ साथ लिख रहे हो ना, लिखते जाओ ठीक है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000, बाय डिविडेंड रिसीव्ड 9,000, बाय गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 4,000। और यहाँ पर एक आध और कुछ लिख ले क्या, कुछ दिखाना है यहाँ पर। चलो एक लिख लो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 17,000। ठीक है, करते हैं कितना आ रहा प्रॉफिट। 90,000 प्लस 9,000 प्लस 4,000, 1,03,000 -12 -18 -4 -7 -3 और 5 -3 और 6 -25, 20,000 का प्रॉफिट। एक बार एलडेस करके देख लो, मैं भी वो मिला लेता हूँ एक बार मैं भी। 90 प्लस 9 प्लस 4, 1,03,000 -12 -18 -4 -7 5 -6 -3 -8, 20,000 आ रहा, ठीक है। डन, कर लियो कॉपी। अब सब कुछ साइड रख दो, ठीक है। अब कॉपी पेन साइड रख दो। अगर ये पूरा कॉपी हो गया तो अपना कॉपी पेन साइड में रख दो। अब बस देखो, ठीक है। चलो देखो क्या है। अब देखो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है ना, हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट को लेकर। कहाँ से बताओ, नेट प्रॉफिट को लेकर। अब बात है कि नेट प्रॉफिट जो आया है, नेट प्रॉफिट जो आया है, ये जो पीएल हम लोग का बना है, ये पूरा का पूरा एक्रूअल बेस को फॉलो किया होगा। पहला बात तो ये। दूसरा चीज, इसमें इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स भी है। इसमें पहला बात कुछ एक तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। देखो एक आध होगा कैश ट्रांजेक्शन जिसको एक्रूअल बेस पे करके लाया गया होगा, वो अलग चीज है, वो तो है ही। बट कुछ एक है प्योरली नॉन कैश। जैसे हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, समझो। अगर मान लो कैश ट्रांजेक्शन हुआ, कोई सैलरी अगर 12,000 का खर्चा होगा और पेमेंट हुआ है अगर 10,000, तो भी 12,000 ही दिखाया गया होगा, 2,000 आउटस्टैंडिंग करके, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है ना। हम लोग पीएल में अगर मान लो यहाँ पर मान लो अगर 10,000 रुपया का ही पेमेंट हुआ होगा तो भी 2,000 ऐड करके हम लोग दिखाए होंगे, ये चीज समझ में आता है। तो कैश ट्रांजेक्शन तो ये सब होता है, ठीक है। बट उसमें कुछ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग हो सकता है, वो तो बात का बात है, ठीक है। प्योर कैश ट्रांजेक्शन ये भी नहीं है, ये भी प्योर प्योर नहीं है ये भी, ठीक है। बट ये तो एकदम से नॉन कैश होगा। कुछ कुछ चीज ऐसा है जो एकदम से नॉन कैश ही है, जो एकदम से नॉन कैश ही है। और ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसमें सब कुछ है, कैश है, नॉन कैश है, फिर ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग, सब कुछ इसमें है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम, जितना भी इसमें नॉन कैश आइटम है इन सबको ढूंढो और इनका इफेक्ट पहले आप रिमूव करो। क्योंकि हमें चाहिए, बताओ आप पहले कि कैश प्रॉफिट कितना हुआ है। कुछ कुछ आइटम है जहां पर तो कैश लगता ही नहीं है, बस खर्चा हमारा दिखाया हुआ है। क्या क्या वो सब तो देखो यहाँ पर क्या क्या है ऐसा जहां पर कैश लगा ही नहीं होगा।
देखो, जैसे डेप्रिसिएशन, इसमें कैश नहीं लगा होगा, नॉन कैश है। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, इसमें कैश नहीं लगा होगा। एमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट, इसमें नहीं लगा होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसमें भी कैश नहीं लगा होगा। साथ ही साथ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इन सब में कहीं पे भी कैश नहीं, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा तब तक कुछ हो। जैसे इनकम टैक्स, एक्चुअल पेमेंट होगा तो दिखाया जाएगा, बट ये जो पीएल में जो दिखाया हुआ होता है वो प्रोविजन का अमाउंट दिखाया हुआ होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पेमेंट तो हुआ नहीं है, ये सब में कोई भी पैसा नहीं गया है। तो आप सबसे पहले काम करो, आपका जो नेट प्रॉफिट ये आया है ना, इसमें ये सब का चीज का इफेक्ट है, हम लोग को इस इफेक्ट को रिमूव करना है। देखो इफेक्ट को रिमूव करना है, जब मैं बोलूँ ना आपको कि इफेक्ट को रिमूव, जैसे नेट प्रॉफिट जो है आपका ये है 20,000, मैं जब बोलूं कि इफेक्ट को रिमूव करना है, आप पहले ये समझो इसका इफेक्ट पड़ा क्या होगा हमारे नेट प्रॉफिट पे, इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा हमारे नेट प्रॉफिट पे। तो देखो यहाँ पर आप अगर समझो, अगर ये 4,000 नहीं होता, मान लो खाली और कुछ नहीं, खाली 4,000 है, तो आपको लग रहा है ये नेट प्रॉफिट 24,000 आया रहता? आपको लग रहा है नेट प्रॉफिट 24,000 आया रहता? हाँ सर, 4,000 बढ़ जाता, खर्चा हटता तो। इसका मतलब ये सारा का सारा, ये 7,000, ये 3,000, ये 5,000, ये 17, अगर ये सब नहीं होता तो प्रॉफिट बढ़ जाता। तो ये सब प्रॉफिट को घटाया है, तो इनका इफेक्ट क्या पड़ा है, ये सब प्रॉफिट को रिड्यूस कर रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इन सब को हटा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा नेट प्रॉफिट पे। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये सब नॉन कैश आइटम के वजह से हमारा प्रॉफिट घट गया है, तो हमें अब उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा इन सब का। तो कितना ऐसा आइटम है, 4,000, 7, 11,000, 11, 3, 14,000, 14, 5, 19, 19, 17, 36,000। तो ऐसा 36,000 का इफेक्ट हम लोग को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, 56। बट अब देखो नॉन कैश तो यहाँ से हट गया, 56,000 तो आ गया, बट इस 56 में भी अब ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है। हमें अभी क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग। तो हम लोग क्या करें कि सिर्फ ऑपरेटिंग बच जाएगा? तो ठीक है सर, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का आइटम कौन कौन सा है उसको ढूंढिए, उसका इफेक्ट भी हटा दीजिए आप। जैसे आपने नॉन कैश का इफेक्ट हटाया, वैसे ही इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का इफेक्ट ढूंढ के आप हटा दो। तो और चेक करते हैं क्या क्या इसमें आइटम है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का, और एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर अगर सैलरी ठीक है, रेंट ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह सब ठीक है, छोड़ दिए सब, तो एडवर्टीजमेंट ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, एसेट सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, एसेट एक्वायर करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है, उसका प्रॉफिट उसका लॉस ये सब भी कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट कर रहे हैं, ये कहाँ का पार्ट है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये 3 और ये 8, ये 11,000, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब ऑपरेटिंग है। तो समझो ये 3 और 8, ये 11 अगर नहीं होता तो प्रॉफिट फिर से हमारा बढ़ गया होता। तो इसका मतलब यहाँ पर और 11,000 रुपया बढ़ेगा, अगर ये नहीं होता तो और 11 हमारा बढ़ जाता। तो इसको हमारा ये आता हमारा 67,000, ये कितना आता हमारा 67,000। ओके, ओके सर, ठीक है। अब इसके बाद देखो इस साइड में देखते हैं हम लोग क्या क्या हमारा ऑपरेटिंग का नहीं। तो देखो ये तो ऑपरेटिंग है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर आप चेक करो तो डिविडेंड रिसीव्ड ये हमारा इन्वेस्टिंग का आइटम है। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट ये हमारा इन्वेस्टिंग का आइटम है, ये तो यहाँ का आइटम है नहीं। अब आप इमेजिन करो ये अगर 9 और 4 ये 13,000 रुपया यहाँ पर अगर नहीं होता तो प्रॉफिट आपका घट गया होता, इसके वजह से प्रॉफिट आपका बढ़ा है। कैसे ठीक करोगे आप इन, देखो ये नहीं बोल रहा हूं कि घटा दो हर बार, हमको इफेक्ट हटाना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इफेक्ट क्या पड़ा होगा। आप सोचो ये इनकम साइड में दिखाया हुआ ना, क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ है, तो अगर इनकम में दिखाया हुआ तो ये आपके इनकम को बढ़ाया होगा, प्रॉफिट को बढ़ाया होगा। हम कैसे हटाएंगे, इसको लेस करना पड़ेगा हम लोग को 13,000। ओके सर, 13,000 हम लोग को लेस करना पड़ेगा, तो ये आ रहा 54। तो इसका मतलब अगर हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम लेके बनाए होते हैं, तो अगर हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम लेके बनाए होते तो हम लोग का कितना आता प्रॉफिट, हम लोग का प्रॉफिट आता 54।
अब देखो यहाँ सम में मांगा नहीं है, बट एक बार चलो ट्राई हम लोग करते हैं बनाकर, ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं बनाकर, ये सम में बनाना नहीं होता हम लोग को, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं बनाकर कि सिर्फ ऑपरेटिंग लेते हैं तो क्या सच में आता है क्या 54, कि बस ये ऐसे ही निकल गया। और ट्राई करते हैं एक बार। अब देखो जो ये हमारा है ना जीपी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रेडिंग में नॉर्मली कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम जाता नहीं है, देख रहे हो आप, परचेज हो, वेजेस, कैरेज, इनवर्ड, ये सब हमारा ऑपरेटिंग आइटम ही होता है, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं हम लोग अब। तो हम लोग जो शुरू किए थे 90,000 का जीपी लेकर, अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑपरेटिंग का आइटम लेते तो क्या सही आता है, ये देखते हैं। तो 12 और 18 ये दोनों ऑपरेटिंग था, तो चलो ये दोनों खर्चा लिखते हैं हम लोग, 12 18, ठीक है, 12 और 18। उसके बाद ये 6,000, ये भी हमारा ऑपरेटिंग का है, और तो कुछ है ही नहीं, और तो कुछ है ही नहीं। और देखते हैं, 90 - 12 18 फिर ये 6, क्या ये 54,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताओ क्या ये 54,000 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब समझो, सबसे पहला बात समझो, हमने सारा का सारा नॉन कैश आइटम हमने रिमूव किया, फिर हमने इन्वेस्टिंग आइटम रिमूव किया, फिर हमने फाइनेंसिंग आइटम रिमूव किया। इन सबको हटाने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है। तो क्या सर हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया? ना बाबा ना, ऐसे नहीं बोलो, अभी तक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नहीं आया, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा वेट करो को अभी। अब जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, अब जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, इसमें भी हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आगे चलकर, तो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट एक काम करते हैं, अगर सम ऐसा आए तो कैसे बनाना है हम लोग एक बार प्रॉपरली इसको बनाते हैं। अब अगर चाहिए आपको, या अगर कैसे भी अगर चाहिए कि कहीं रिकॉर्ड करना है तो कर लो आप, ये चीज चाहिए तो ठीक है, ऐसे सब कुछ लिखाया हुआ है वहां पर, आप टेंशन नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। बट ये अगर रफ में चाहते हो तो आप इसको कॉपी कर लो, मैं एक बार दिखाता हूँ ये, ठीक है, डन, ये लो। कुछ वैसे समझोगे नहीं बाद में इसको रिकॉर्ड करके भी, बट वो लोग होता नहीं सर हम छापेंगे सर, आप समझते नहीं, आप लिखे तो हम लोग छापेंगे, ऐसा रहता है। तो इसी को कैसे बनाते हैं, अगर ये सम हमारे पास होता है कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे, अब मेरे साथ साथ लिखो सोल्यूशन इसका, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, हमारे पास है नेट प्रॉफिट, जो अपने को दिया हुआ था 20,000 रुपया। तो हम लोग को इसमें ऐड करना पड़ता है, क्या ऐड करना पड़ता है सर, हम लोग को इसमें ऐड करना पड़ता है नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स डेबिटेड टू पीएल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि नॉन कैश ये सब आइटम था जो डेबिट हुआ था पीएल में, और नॉन ऑपरेटिंग में इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का कुछ एक आइटम था जो ये दिख रहा है, ये लॉस ऑन सेल ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग है, तो हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो अब इसके बाद लिखो क्या क्या नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम हम लोग को हटाना है। तो हम लोग को हटाना है यहाँ से डेप्रिसिएशन, लिखो साथ साथ, ऑन फर्नीचर। हम लोग को हटाना है अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, हम लोग को हटाना है अमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट, ठीक है। कितना कितना था, तो ये 4,000, 7 और 3,000, 4 7 3, 4,000, 7,000 और 3,000। इसी के साथ साथ हम लोग को और क्या, अच्छा ये माइनस में नहीं है, माइनस में समझ लेना, ठीक है, ऐसे दिखाता हूँ मैं, वरना बाद में लगेगा माइनस लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स 17,000 था, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना था, बैड डेट था, प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा 5,000, ठीक है। इसके बाद ये तो सारा नॉन कैश हो गया। अब नॉन ऑपरेटिंग में दो आइटम था, एक लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये कितना कितना था, 3 और 8 11। अब बाहर निकालो सबको, 4,000 3 7,000 और फिर ये 7 14 22 11।
47,000, 47 अगर ये करते हैं ये आता है 67। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को लेस करना पड़ेगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्रेडिटेड टू पीएल, क्योंकि वो हमारे इनकम को बढ़ाया होगा तो हम लोग हटाएं। जैसे ये देखो क्या होता है, ये सब हमारा आइदर ये नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है, जो कि पीएल के डेबिट में गया तो प्रॉफिट घटाया था, हम लोग बढ़ा दिए, हम लोग उल्टा किए। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, नॉन कैश और नॉन आइटम जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जो क्रेडिट हुआ है वो प्रॉफिट को बढ़ाया था, हम लोग हटाएंगे तो उसको हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा, मतलब उसको लेस करना पड़ेगा। दो चीज था, एक था डिविडेंड रिसिव्ड, दूसरा था गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो 9,000 और 4,000, 13,000। तो अब जो ये आया 54,000, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखो मेरे साथ साथ। इसका दो नाम है, एक तो हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है। इस 54,000 को दो नाम से पुकार सकते हैं हम लोग, एक तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। दैट्स इट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ तक करके रुकना, ठीक है, कर लियो कॉपी यहाँ तक। ठीक है, अब रख दो, फिर से कॉपी पेन रख दो, वापस से देखो, अब सुनो। अब एक चीज समझो यहाँ पर आप, ये जो यहाँ पर आया, ये जो यहाँ पर आया 54,000, ये कैसा प्रॉफिट है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है, बट ये एक्रूअल बेस को फॉलो करके लाया गया है। क्योंकि जो पीएल, एक बार बता, जो पीएल बना था वो तो एक्रूअल बेस को फॉलो किया होगा, है ना। आप एक बात बताओ, आपने सारा नॉन कैश आइटम रिमूव किया, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, प्रोविजन आपने रिमूव किया, आपने सारा का सारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम रिमूव किया, बट आपने किसी भी ऑपरेटिंग आइटम के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया अभी तक। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, कैरेज, इनवर्ड वेजेस, क्या आपने इन किसी भी आइटम के साथ कोई भी छेड़छाड़ किया। नहीं सर, हम लोगों ने कोई भी आइटम से छेड़छाड़ तो यहाँ पे नहीं किया। बट एक चीज मुझे बताओ, क्या यहाँ पर सेल्स में क्रेडिट सेल नहीं हो सकता है। क्या यहाँ परचेस में क्रेडिट परचेस नहीं हो सकता है। क्या यहाँ वेजेस में कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड नहीं हो सकता है। बाकी सारा खर्चा मेरे को आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं हो सकता है। हाँ सर, ये तो हो सकता है। तो आप बताओ हमें क्या दिखाना चाहिए था, हमें पेमेंट दिखाना चाहिए था या खर्चा दिखाना चाहिए था। सर हम लोग कैश फ्लो का बात कर रहे हैं तो हमें पेमेंट दिखाना चाहिए था, बट एक्चुअल में ट्रेडिंग पीएल में क्या दिखता है, खर्चा, पेमेंट नहीं दिखता यहाँ पर। तो इसका मतलब हम लोग को पेमेंट लाना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रहा है, हम लोगों को यहाँ पर पेमेंट निकालना पड़ेगा। अब बात है कि पेमेंट निकालेंगे सर, ठीक है पेमेंट निकालेंगे, इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन सब में दिया होना चाहिए ना। हाँ दिया होता है। अब देखो यहाँ पर बोला हुआ क्या है, बिफोर चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आइटम आता है, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आइटम आता है। इसमें आइटम आता है हमारा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और देखो मैक्सिमम करंट एसेट करंट लाइबिलिटी जो क्रिएट होता है, ये हमारे इसी सब ऑपरेटिंग नेचर के चीजों से क्रिएट होता है, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि सेल्स है तो उसके वजह से डेटर क्रिएट होगा, क्रेडिट सेल है। परचेज है तो क्रेडिटर क्रिएट होगा। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ सकता है। तो नॉर्मली ये चार चीज का आप पहले बात करो, ठीक है, आप चार चीज का पहले ये बात करो। एक तो आ सकता है डेटर, एक आ सकता है क्रेडिटर्स, एक आ सकता है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड,
एक्सपेंसेस, एक आ सकता है प्री रिसीव्ड और अक्रूड इनकम, और वो भी इनकम कैसा, ऑपरेटिंग नेचर का मैं बात कर रहा हूँ, और ये भी ऑपरेटिंग नेचर का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभी इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो खर्चा है, उसका भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, बट ऑपरेटिंग नेचर का है क्या, नहीं ना, तो उसका बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब समझना, हम लोगों को क्रेडिट सेल नहीं दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है कलेक्शन कितना हुआ डेटर से। हम लोगों को क्रेडिट परचेज नहीं दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है कितना पेमेंट हुआ सप्लायर को। हम लोगों को ये नहीं दिखाना है कितना खर्चा है ऑपरेटिंग का एक्सपेंसेस में, हमें दिखाना है कितना पेमेंट हुआ है। तो हम इन सब चीजों को एडजस्टमेंट करें कैसे, देखो इन सब चीजों का एडजस्टमेंट होगा कैसे, ये लॉजिकल एक अलग डिस्कशन है, मैं करूंगा आपके साथ, बट अभी नहीं। अभी ना एक जो आप हमेशा से 11 12 से पढ़ते आए हो, बीकॉम में आपने पढ़ा है, पहले मैं आपको उस मेथड से आपको मैं पहले समझाऊंगा, ठीक है। वरना अगर मैं डायरेक्ट ये लॉजिक वाला पार्ट में मैं गया ना, सही बता रहा हूँ आपको, ऊपर सब कुछ निकल जाएगा। मैं पहले इसमें नहीं जाऊंगा, मैं पहले आपको उसी मेथड में बातचीत करूंगा, उसी मेथड में आपको मैं एक सम में कराऊंगा जो जो आप अभी तक करते आए हो, ठीक है। तो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भले ही आप ना कर पाओ, बट रट्टाफिकेशन है, तो पहले उस बात पे पहले हम लोग एक सम बनाते हैं, वो चीज को पहले एक बार करके सम बनाते हैं, फिर मैं आऊंगा आपको हर एक चीज का लॉजिक बताऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा मैं सम पे, हर चीज का लॉजिक आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल समझो भी, देखो अब दो करंट एसेट्स, अब आपको जब मैं करंट एसेट बोलूं आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए पता है, डेटर हो सकता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है ऑपरेटिंग नेचर का। अब जब मैं आपको बोलूंगा करंट एसेट, आपके दिमाग में बस ये दो चीज आना चाहिए, एक तो डेटर, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और फिर मान लो अक्रूड इनकम भी हो सकता है, कौन सा नेचर का, ऑपरेटिंग नेचर का, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है, मान लो कहीं पहले हमने दे दिया, वो अलग चीज है। तो मैं जब भी बोलूँ क्या दिमाग में आना चाहिए आपका करंट एसेट के केस में, अभी यहाँ पर कैश फ्लो में, कि एक तो क्या बताओ डेटर्स, दूसरा बताओ क्या डेटर, जब मैं बोलूँ तो बिल रिसीवेबल साथ में समझ लेना क्योंकि वो ट्रेड रिसीवेबल साथ में आता है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल, साथ में आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, और तीसरा बताओ क्या, तीसरा आपका यहाँ पर अक्रूड इनकम, ठीक है। ओके सर, तो देखो अगर ये बढ़ा और या ये घटा, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके पैसा पे। सोचो आपका एक एसेट बढ़ रहा है, आपके पास एक एसेट बढ़ रहा है, जैसे मान लो मेरे पास एक कैलकुलेटर है, पहले नहीं था अब है, एसेट बढ़ा, तो अगर एसेट बढ़ा तो आप सोचो आपके कैश फ्लो पे क्या असर पड़ा होगा, पैसा गया होगा ना, अदरवाइज चोरी नहीं किया, तो एसेट आया है तो चोरी नहीं किया तो पैसा तो गया होगा, बात समझ में आ रहा। हाँ सर, अगर एसेट बढ़ा है तो आप ये मानो कि पैसा गया हो। अब सर उधार में लिया तो ए भाई मैं बात ही कर रहा हूँ कैश फ्लो का, उधार में क्यों जा रहे हो तुम, अभी समझो बस कैश फ्लो, कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो अगर एसेट बढ़ रहा है तो पैसा तो पक्का पक्का घटेगा। ओके, इसका मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कैश फ्लो पे, तो कैश फ्लो डिक्रीजेस, ठीक है, मतलब कैश ऐसे समझो कैश डिक्रीजेस, मतलब और समझ लो आउटफ्लो ऑफ कैश। आप ये समझ में आ रहा आपको। और अगर मैं बोलता हूं कि एसेट घट गया, मान लो डेटर था, डेटर पहले 50,000 था अब 30,000 हो गया, कैसे, कलेक्शन हुआ होगा। आपका अगर एसेट घट रहा है तो कलेक्शन हो रहा है, सीधा मतलब यही है। सर बैडेड भी हो सकता है, उसका बात मैंने किया अभी, नहीं छोड़ो अभी, अभी मान लो पैसा मिला, अभी सब समझो पैसा का बात हो रहा है, डेटर्स अगर घट रहा है तो मतलब पैसा मिला है, अभी यही समझो। ओके सर, समझा समझा मैं, तो इसका मतलब अगर एसेट घट रहा है तो कैश इंक्रीजेस, इनफ्लो, ठीक है। क्या बोला मैंने, साथ साथ बोलो मेरे एक बार, कि पहले जब मैं बोल रहा हूँ कि कैश डिक्रीज कब हो रहा है, जब एसिड हम लोग का बढ़ रहा है, ये कोई भी करंट एसिड बढ़ेगा इसका मतलब हमारा और पैसा उसमें लग गया है ना, और अगर एसिड घट रहा है तो पैसा रियलाइज हो रहा है धीरे करके, तो हमारा कैश इंक्रीजेस, ठीक है। अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज में। अब यहां पर भी आइदर लाइबिलिटी बढ़ेगा या लाइबिलिटी घटेगा। अगर देखो आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, अगर आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, आप समझो आपको कोई और पैसा दे रहा है, लाइबिलिटी बढ़ेगा, मतलब आपसे कल के दिन में, कल के दिन में कोई पाता था 50,000 रुपया, अब आपसे वो पाता है 70,000 रुपया, तो 20,000 का लाइबिलिटी लग रहा है कि आपको बढ़ गया है। हाँ सर बढ़ तो गया, इसका मतलब अगर क्रेडिटर, मैं अगर बोलूँ, मैं आपको बोलूँ अगर क्रेडिटर 20,000 था और अब क्रेडिटर 30,000 हो चुका है, तो आप क्या बोलोगे, 10,000 से लाइबिलिटी बढ़ा तो हमारा हमारा कैश बढ़ गया, हमारा इनफ्लो हुआ है, कैश इंक्रीजेस, इनफ्लो। सर पहले एक बात बताओ सर, आप कभी कभी सुना आपने क्रेडिटर आपको पैसा दे रहा है,
वो तो गुड्स देगा ना सर, गुड्स बढ़ेगा ना, आप पैसा क्यों बढ़ा रहे हो? मैंने पहले बोला था आपको, मैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं करा सकता कि ये पूरा पूरा रट्टाफिकेशन है। आप बस अभी ये समझो, आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, आप समझो कोई 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 आपको लोन दे रहा है, सर लोन तो फिर फाइनेंसिंग हो जाएगा, छोड़ ना, आप लाइबिलिटी बढ़ रहा है। लाइबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो आप ये समझो कि कैश आ रहा, तभी लाइबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब वो कोई और पैसा दे रहा है। मैं सारा चीज सब में लॉजिकली बता दूंगा, आप बस थोड़ा सा मुझे समय दो, ठीक है ना? तो आप समझो अभी कैश इंक्रीज होगा क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रहा है, समझो वैसे ही लाइबिलिटी घट रहा है। लाइबिलिटी कब घटेगा भाई? जब पेमेंट कर दोगे, जब चुका दोगे पैसा, तब ना, तब लाइबिलिटी घटेगा ना। तो इसका मतलब लाइबिलिटी घट रहा है तो आपका पैसा यहाँ पर क्या हो रहा है? कैश डिक्रीजेस, मतलब आउटफ्लो। ठीक है, बोलो क्लियर है ये पूरा चीज? तो अब अगर मान लो, अब अगर मान लो इसी सम में, इसी सम में आपको, ठीक है, थोड़ा जगह है किसी के पास क्या? चलो मैं यहाँ पे रख करके एक बार ट्राई करता हूँ लिखने का। मान लो इसी सम में आपको दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन। सर हम लोग कहाँ लिखे, अभी लिख लो ना अगल बगल कहीं पे जो आप समझ पाओ, और क्या। एडिशनल इंफॉर्मेशन, चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो ये दिया है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। ठीक है, मान लो दिया हुआ यहाँ पर डेटर्स के रिगार्डिंग 50,000 था और ये 55,000 हो गया। क्रेडिटर 18,000 था, 22,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 था, 1,500 हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000 था, 1,600 हो गया। और प्रीपेड रेंट 1,200 था, अभी 900 दिख रहा। ठीक है, ठीक है। अब इस मेथड को, इस चीज को अप्लाई करके आप मुझे बताओगे कैश फ्लो पे इससे क्या असर पड़ रहा है। देखो, डेटर्स क्या होता है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। सर डेटर एसेट से, अच्छा, आपका एक एसेट बढ़ रहा है 5,000 से, आप बताओ इसका कैश पे क्या पे पड़ेगा? सर एसेट बढ़ रहा है मतलब पैसा हमारे पास से गया होगा, तो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है 5,000 का। ठीक है सर, क्रेडिटर 18 से 22 हुआ मतलब लाइबिलिटी हमारा बढ़ रहा है, मतलब हम लोग को पैसा मिला है, हम लोग को पैसा मिला है ना, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। ओके, प्लस 4,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 से 1,500 हो गया। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी आपका घट गया, कैसे? आपने पेमेंट किया होगा तो आपका और गया 500 रुपया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,1600 हो गया, मतलब आपका यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ रहा। और लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है? पैसा आपके पास से जा रहा है कि आ रहा है? सर पैसा, लाइबिलिटी बढ़ रहा, पैसा आएगा हमारे पास, तो ठीक है, तो पैसा आएगा तो लिख लो। प्रीपेड रेंट 1,200 था, 900 हो गया। आपके पास से एसेट घट रहा है, एसेट घट रहा है, एसेट घटने का मतलब क्या? पैसा आएगा आपके पास, तो 300 रुपया आया है। और वापस मिलाते हैं एक बार, देखो डेटर्स था हमारा 50 से 55 हुआ, मतलब एसेट बढ़ रहा है तो पैसा गया होगा, 5,000 हो गया आउट इन आउटफ्लो। फिर उसके बाद लाइबिलिटी हमारा 18 से 22 हो, तो और पैसा हम लोग को मिला, तो तब ना लाइबिलिटी बढ़ा, तो ठीक है सर 4,000। फिर उसके बाद ये 2,000 से 1,500 हो गया हमारा, क्या बताओ? आउटस्टैंडिंग में लाइबिलिटी था, घट गया तो पेमेंट किए होंगे, तो ठीक है 500 रुपया गया। फिर 1,000 से 1,600 हुआ, एक और हमारा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रहा मतलब पैसा आया होगा, तो 600 रुपया। और यहाँ पे एक एसेट घटा तो फिर से पैसा हमारे पास आया होगा। अब आपको यही यहाँ पर कर देना है, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो पुट सारा यहाँ पे देखो यहाँ पर। तो क्या क्या बढ़ा है? एक बढ़ा है क्रेडिटर, एक बढ़ा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और बढ़ा प्रीपेड रेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर चलो ऐड करो, आप यहाँ पे ऐड करो, करो साथ साथ करो, ऐड, ऐड करो, इसमें लिखो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन, तब ना पैसा आएगा। आप सोचो बस कैश पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक बार फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया, अब सब कुछ सोचना आपको किस पे? अब
कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा तो पैसा आया होगा, ऐसे घट रहा तो पैसा आया होगा, ठीक है। तो क्या क्या है आओ देखते हैं हम लोग। एक तो था इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी और डिक्रीज इन प्रीपेड रेंट। तो लिखो यहाँ पर इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 4,000, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर 600 था ना आई थिंक, 600। और डिक्रीज इन प्रीपेड रेंट 300, तो 4,900, ठीक है, डन। और उसके बाद हम लोग को लेस क्या करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, यहाँ से पैसा गया होगा हमारे पास से, जैसे इंक्रीज हुआ था डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स कितना है, तो इंक्रीज इन डेटर्स है हमारे पास 5,000 रुपया, ठीक है। और एक था डिक्रीज इन लाइबिलिटी, क्या डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपया, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपया। तो ये हो जाएगा 5,500। तो यहाँ पर जो आ रहा था 54,000 प्लस 4,900 माइनस 5,500, ये आ रहा 53,400। अब चलो यहीं पे सम खत्म होगा, लेकिन मान लो अगर टैक्स दिया होता तो हम लोग यहाँ पर लेस कर देते, हम लोग मान लो दिया होता पेमेंट कि एक्चुअल पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स जो हुआ है वो हुआ मान लो अगर 12,000 रुपया, तो अब ये आके आता 41,400, ये आता है कैश फ्लो ऑपरेशन। बोलो क्लियर है सर? देखिए यहाँ तक सब कुछ हम लोग को लॉजिकली पता था, जो आप बताए लॉजिकली पूरा क्लियर है। ये भी समझ गए हम लोग क्या करना है, ये तो याद हो गया कि एसेट बढ़ा तो पैसा गया है, एसेट घटा तो पैसा आया है, लाइबिलिटी बढ़ा तो पैसा आया, लाइबिलिटी घटा तो पैसा गया। ये तो समझ में हम लोग को आ गया। हुआ क्यों, ये भी समझ में आ गया। पेमेंट हुआ इनकम टैक्स का, प्रोविजन नहीं दिखाते तो ऊपर हम लोग हटा दिए थे, यहाँ पेमेंट दिखा दी, सब कुछ समझ में आ गया। बस खाली आप सर ये समझा दो हम लोग को वर्किंग कैपिटल, तो सब कुछ समझ में हम लोग को आ जाएगा। चलो बढ़िया, ठीक है, आपका बात सही है, खाली वर्किंग कैपिटल बता दूं तो आपको हो जाएगा। सॉरी, देखो ध्यान से, हम लोगों को आपको लिखना मत, ठीक है भाई, देखो बस ध्यान से, हम लोगों को दिखाना था कैश पेमेंट कितना हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस और कैश रिसीव कितना हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू, ये दिखाना था। चलो ठीक है, हम लोग ना सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर क्या क्या था देखो, यहाँ पर क्या क्या था। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर एक्सपेंसेस का अगर बात को डायरेक्टली अगर, तो वेजेस था, सैलरी था, प्रीपेड रेंट था, है ना। चलते एक बार हम लोग, वेजेस था, सैलरीज था और रेंट के बारे में था। क्या कुछ भी था कैरेज इनवर्ड के बारे में? तुम लोग क्या समझेंगे, नहीं सर नहीं था, तो मतलब जो दिखा रहा वही पेमेंट हुआ एक्चुअल में। हाँ, इसके अलावा परचेज सेल भी है, बट उस पर आएंगे हम लोग, क्रेडिटर डेटर भी था तो परचेज सेल भी होगा, आएंगे उसके ऊपर। पहले इन तीन के ऊपर बात करते हैं, अपने आप आपको बाकी दोनों क्लियर होगा। साथ साथ देखो एडवर्टीजमेंट, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, मतलब ये एडवर्टीजमेंट जो है 6,000 पेमेंट हुआ है, 6,000 ही खर्चा, तो पूरा यहाँ दिखाया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली बात करना हम लोग को सैलरी, रेंट और इसके बारे में, वेजेस के बारे में। अब देखो आपको दिखाना है कि पेमेंट कितना हुआ है। तो मान लो अगर अकाउंट बनता, मान लो सैलरी का अगर अकाउंट बनता, ठीक है, सैलरी का मान लो अगर अकाउंट बनता, तो ये सैलरी है। आप जो भी सैलरी पेमेंट करते हो क्या बोलते हो, टू बैंक, आप बोलते हो कि नहीं, है ना। तो टू बैंक कितना वो तुम लोगों को नहीं पता, वही तो निकालना हम लोग को। हाँ सर वही तो निकालना है। हाँ बट आपको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दिया हुआ, मतलब ये आपका लाइबिलिटी एक एसेट है, सर लाइबिलिटी है। 1,000 ओपनिंग क्लोजिंग 1,600, ओके, 1,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग है 1,600। तो यहाँ पर लाइबिलिटी है तो बाई बैलेंस बीडी होगा 1,000,
और यहाँ टू बैलेंस सीडी होगा 1600। अब देखो कितना टू बैंक का पेमेंट ये तो नहीं पता, बट यहीं से खर्चा कहाँ जाता है हम लोगों का एट द एंड ऑफ द पीरियड पीएल में, ये तो हम लोगों को पता है कम से कम। कितना है सर ये? तो ये है हमारे पास 12,000 था आई थिंक, यस 12,000। ये कितना था हमारे पास? 12,000। तो अब कितना पेमेंट हुआ होगा अगर बैलेंस शीट फिगर निकालो ऐसे ही रट्टा? तो 12 1 13 -16, तो ये आ रहा है 11,400 आ रहा है क्या? 12 1 13 -1600, यस 11,400 ये पेमेंट हुआ होगा। मतलब एक्चुअल में हम लोगों को सैलरी के रेस्पेक्ट में पेमेंट कितना दिखाना चाहिए? टू बैंक 11,400। लेकिन लेकिन जब ये 54,000 जब ये आया, तो उसमें कितना, ये सब जो करके 54 जो आया, इसमें सैलरी का खर्चा भी कंसीडर किया हुआ है। कितना किया हुआ है सर? किया हुआ है 12,000। कितना किया हुआ कंसीडर? 12,000। तो आपको नहीं लगता है 600 रुपया एक्स्ट्रा कंसीडर किया गया कैश के लिए, जो नहीं होना चाहिए था? आपको ये बात समझ में आ रहा कि यहाँ जो 54,000 जो आया है वो नेट प्रॉफिट कंसीडर करके आया, और नेट प्रॉफिट में तो 12,000 निकाल लेना पड़ा होगा। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त पीएल में ये तो 12,000 गया है, जो कि कितना जाना चाहिए कैश पेमेंट? खाली 11,400। अब कैसे ठीक करें? तो सर एक काम करो, सर एक काम करो ना सर, आप 12,000 दिखा के रखे थे ना? बोले हाँ दिखा के रखे थे। आप सर 600 माइनस करवा दो, हो गया अपना काम। आप क्या करवा दो? 600 माइनस करवा दो, हो गया अपना काम। अच्छा, 12,000 पेमेंट माइनस करवाओ। सर अगर पेमेंट अगर हम लोग माइनस करवाएंगे, आप एक चीज समझना, आप अगर पेमेंट माइनस करवाओगे तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा। सर 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 उड़ गया दिमाग उड़ गया अभी। अरे मेरा बच्चा बात सुन, देखो देखो, आप बोल रहे हो, समझो यहाँ पर बाकी सब कुछ ठीक है। ये जो 54,000 आया था, यहाँ पे 90 था, ये एक्रूअल बेस के हिसाब से आया ना, जिसमें हम लोग क्या क्या दिखाए? देखो यही दिखाए थे हम लोग ना, हम लोग यहीं पे दिखाए थे, ये रहा, हम लोग 12 दिखाए थे ना, दिखाए थे 12 ना। अब हम लोग को पता चला कि एक्चुअल में, मान लो बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ मान लो ठीक है, हम लोग को पता चला एक्चुअल में कि ये जो 12 है ना, ये जो 12 है ना, ये एक्चुअल में पेमेंट 11,400 हुआ। अच्छा तो सर पेमेंट घटा दो। आप सोचो अगर मैं पेमेंट घटा दूंगा तो कैश प्रॉफिट मान लो निकलेगा, अब तो वो बढ़ेगा ही घटेगा? सर 54,000 जो आया था ना, अब वो 54,600 आ जाएगा। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कैश प्रॉफिट हमारा 600 रुपये से बढ़ जाएगा। इसका मतलब मान लो बाकी सब कुछ कैश में ही है, बाकी ये 18 कैश में, बाकी 6 कैश में, बाकी परचेस है, सब कुछ कैश में, बस ये एक आइटम था सैलरी जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा था। तो अगर जैसे ही हमने उसका पेमेंट घटाया, तो ये आपको लग नहीं ना प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, कैश प्रॉफिट 600 रुपये से? हाँ सर बढ़ जाएगा। तो आपने 54 तो दिखाई दिया है, 600 रुपया बढ़ा दो ना। तो आप देखो यहाँ पर आपने किया भी है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 रुपया। अरे हाँ सर हमने तो किया भी है। हाँ तो मिल गया ना, हो गया बात खत्म, हो गया ना बात खत्म। चलो एक काम करते हैं, ऐसे हम लोग एक बार प्रीपेड रेंट के बारे में बात करते हैं। प्रीपेड रेंट, हाँ एक बार बात करते हैं, फिर और समझ में आपको आएगा। देखो प्रीपेड रेंट, यहाँ पर जो मतलब नॉर्मली रेंट भी बोलो अगर, ठीक है आप लोग नॉर्मली अगर रेंट ही बोलेंगे सब लोग, आप रेंट, रेंट में जो आप पेमेंट करोगे कैसे आएगा? वो टू बैंक आएगा, है ना? वो टू बैंक आएगा, वही तो निकालना हम लोग को नहीं पता। हाँ बट पीएल में कितना गया वो हम लोग को पता है, पीएल में गया 18,000 रुपया, ये तो हम लोग को पता है पीएल में 18 गया है। ठीक है पीएल में 18 गया, आपको पता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, पीएल में 18 सर गया है, ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? तो यहाँ बोलता है प्रीपेड मतलब एसेट है, टू बैलेंस बीडी 1200, बाई बैलेंस सीडी 900। ठीक है लिखो एक बार, आप एक बार लिखो, टू बैलेंस बीडी 1200, बाई बैलेंस सीडी 900। ठीक है, तो आप समझो ये 18,900, ये -1200, 18,900 -1200, यहाँ पर एक्चुअल में जो पेमेंट गया है वो गया है 17,700 का। ओके, तो हम लोग जो दिखा कर आए हैं 18,000 का पेमेंट, वो 18 का पेमेंट नहीं है, वो 17,700 का पेमेंट है। और अगर ये पेमेंट कम दिखाया होता तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होता, कैश बेसिस पे फॉलो अगर कर रहे होते तो होता ना। 700, 17,700 दिखा, 300 बढ़ गया होता। तो सर एक काम किए सर, 54 तो दिखाया हुआ है और 54 दिखाते वक्त 18 लिया गया था, तो आप एक काम कीजिए सर, 300 का पेमेंट हटाइए, मतलब आप प्रॉफिट को 300 से बढ़ा दीजिए, कैश फ्लो बढ़ जाएगा अपने आप। तो यहाँ देखो हम लोगों ने ऐसा ही किया है भाई, डिक्रीज इन प्रीपेडेंट हमने बढ़ाया है। सर बट ये सब चीज सही हो कैसे रही? तो रट्टा था पूरा का पूरा। हाँ ये पूरा रट्टा था, क्योंकि एग्जाम में रट्टा ही लगाना है आपको,
एग्जाम में यही करना है, एग्जाम में बैठ के ये अकाउंट नहीं बना सकते, टाइम नहीं हमारे पास भाई। बट ये सही हो कैसे रहा, सही तो बताइए। अब ये देखो, ये तो लॉजिक था, ठीक है, बट ये रट्टा फिट बैठ कैसे रहा है, इतना सटीक कैसे बैठ रही है, अब समझो कि कैसे सटीक बैठ रही है, ठीक है। अब किसी एक को लेकर हम लोग बात करते हैं, बाकी सब समझ जाओगे आप, ठीक है। मैं हटाता हूँ ये सब चीजों को। देखो, जैसे मैंने बात किया, मान लो सैलरी को लेकर, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ सैलरी को लेकर, ठीक है। आप सैलरी दिखाए हो खर्चा में 12,000, तो इसका मतलब कुछ नहीं बोल तो हम लोग क्या मान लेंगे, 12 का पेमेंट हो गया, यही ना, 12 का पेमेंट हो गया। बट जब चेक करते हैं आउटस्टैंडिंग इसके रिस्पेक्ट में, बोलता है देखो लास्ट ईयर का 1,000 का आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, लास्ट ईयर का 1,000 का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और इस साल का आउटस्टैंडिंग दिखा रहा 1,600 रुपया, मतलब 600 से आउटस्टैंडिंग बढ़ गया। तो भाई लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्लियर करने छोड़ो, इस साल का 600 आउटस्टैंडिंग बढ़ गया, मतलब इस साल का 600 का पेमेंट नहीं हुआ है। तो अगर इस साल का 600 का पेमेंट नहीं हुआ है और एक्चुअल खर्चा 12,000 है, तो पेमेंट हुआ कितना है, 600 का पेमेंट नहीं हुआ तो 11,400 का पेमेंट हुआ है, 11,400 का पेमेंट हुआ है। और 11,400 का अगर पेमेंट हुआ है तो एक्चुअल में आपने 12 दिखाया है, तो जो 54 आया है ना, ये 12 को लेकर आया है, जबकि 600 रुपया पेमेंट तो हुआ ही नहीं है। अब उसको ऐड करो फिर तब, इसीलिए यहाँ पर ये ऐड दिख रहा तो सही आया था। आओ चेक करते हैं प्रीपेड रेंट के बारे में। आपने रेंट दिखाया है प्रीपेड 18,000, ठीक है, मतलब हम लोग कुछ नहीं बोलते, ये मान लेंगे कि 18 पेमेंट हुआ था। बट बाद में पता चलता है क्या, कि देखो पहले प्रीपेड था 1200, ओके, तो पहले का प्रीपेड था 1200, अभी प्रीपेड दिखा रहा 900, मतलब 300 रुपया प्रीपेड एडजस्ट हुआ। और प्रीपेड वाला इस साल में अगर एडजस्ट हो गया, मतलब उसका पेमेंट नहीं हुआ, तभी तो एडजस्ट हुआ है वो, लास्ट ईयर ऑलरेडी पेमेंट हो गया था, लास्ट ईयर कैश फ्लो में चला गया था वो, तो पेमेंट तो हो चुका है पहले ही। तो 18,000 पेमेंट में 300 रुपया का एडजस्टमेंट हुआ है, तो पेमेंट कितना हुआ है, 17,700। अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ 17,700 का ही एक्चुअल पेमेंट हुआ है, तो वही दिखाना चाहिए हम लोगों को, हम लोग को वही दिखाना चाहिए ना। हम लोग कितना दिखा कर आए हैं ऊपर से अभी तक, 18,000। तो जो 300 रुपया हमने एक्स्ट्रा पेमेंट दिखाया, उसके वजह से हमारा प्रॉफिट घटा होगा, क्या करेंगे, मिल जाएगा कैश प्रॉफिट, बढ़ा दो ना भाई। तो देखो ना, हमने बढ़ाया तो है। सर एक बार इसका ही बता दीजिए जो घटा है, चलो ठीक है, इसका बताते एक बार जो घटा है, ठीक है, दिखाते चलो। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आपने जो वेजेस दिखाया है, आपने जो वेजेस दिखाया वो दिखाया आपने 10,000 रुपया, ओके, तो आपने वेजेस दिखाया है 10,000 रुपया, डन। अब पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग। पहले इसका आउटस्टैंडिंग था 2,000, अब इसका आउटस्टैंडिंग है 1,500, इसका मतलब इस साल का तो पूरा पेमेंट हो ही गया, लास्ट ईयर का भी 500 पेमेंट हुआ है, तब ना आपका लाइबिलिटी घटा है, तब लाइबिलिटी घटा आपका। तो टोटल आपको पेमेंट दिखाना चाहिए 10,500, बट जो आप जो है सब कुछ करके 54 जो लाए हो, उसमें तो 10,000, क्योंकि ये 54 कैसे आ रहा होगा, ये 20,000 से लेके सब कुछ आया ना, इसमें इसका मतलब कितना चला है खर्चा, खाली 10 गया है, तो खाली 10 गया है तो और 500 का पेमेंट दिखाओ। और अगर और 500 का पेमेंट दिखाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा, घटाओ, घटाओ इसको, घटा दिए लो 500, सब कुछ क्लियर। बट अब ये तरीका से तो सब कुछ निकाल लिया हम लोग, लॉजिकली सब कुछ बैठा लिए, दिक्कत आएगा आपको क्रेडिटर डेटर के केस में। सर क्यों दिक्कत आएगा, वहां भी ऐसे निकाल लेंगे, चलो एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, आ जाओ। अब अगर बोल रोल निकाल लेंगे तो एक बार ट्राई करते हैं, मुझे नहीं पता, आप बोल रोल कर लेंगे तो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, देखता हूँ मैं फंसता हूँ कि नहीं फंसता हूँ, ठीक है, निकालने में ऐसा एक बार ट्राई करते हैं ना एक बार। तो देखो डेटर का हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया था, सब में दिया था, डेटर का दिया था ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग 55 क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग 50 क्लोजिंग 55 दिया था सब में, हाँ सर दिया था। तो ओपनिंग में मतलब टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है 50,000, वाई बैलेंस सीडी दिया हुआ है 55,000, ये सम में दिया हुआ है, ओके। हाँ तो ठीक है सर, आप टू बता दो क्रेडिट सेल कितना है, तो मैं बता दूंगा कलेक्शन कितना हुआ डेटर से बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर। हाँ इतना ही तो आसान है जिंदगी। सेल कितना हुआ, अरे सर उठाइए सेल यहाँ से लिखिए, क्या सर दिमाग खराब कर रहे हैं, यहाँ सेल उठाइए लिखिए आप, जो भी सेल 230 है लिख दीजिए। ए मेरा बाबू मेरा सोना, ये जो सेल लिखा है 2,30,000, इसमें खाली क्रेडिट सेल होगा, इसमें तो कैश सेल भी हो सकता है पूरा क्रेडिट हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्रेडिट नहीं हो सकता एकदम से, हो सकता है पूरा क्रेडिट हो, बट चांसेस है ना कैश सेल भी हो, क्योंकि हम लोग एक्रूअल फॉलो कर रहे हैं, तो कैश सेल तो दिखाएंगे ना, और क्रेडिट भी दिखाएंगे। अब हम लोग यहाँ फंस गए, अब हम लोग यहाँ पर फंस गए, ठीक है, चलो पहले एक एजम्पशन लेके देखते हैं, पहले एक बार बात करते हैं कि चलो 2,30,000 ही क्रेडिट सेल है, एक बार आपका बात मानने करते हैं पहले, ठीक है, 2,30,000 ही क्रेडिट सेल है, एक बार आपका बात मानते हैं, ठीक है।
वैसे पहले करते हैं एक बार, 2,30,000 ही क्रेडिट सेल है, तो कलेक्शन कितना होगा, 50, 2,30 माइनस 55, कलेक्शन होगा 2,25,000, है ना। तो ये दिखाना चाहिए रेवेन्यू, क्योंकि कैश में तो यही कलेक्ट हुआ है, बट आप कितना दिखा के लाए हो, 2,30, तो आपको लगता नहीं है प्रॉफिट आप बढ़ा के रखे हो, क्योंकि ये तो रेवेन्यू वाला आइटम है, आप प्रॉफिट बढ़ा के रखे हो, आपको नहीं लगता 5,000 घटा देना चाहिए, हाँ सर घटा देना चाहिए, तो आओ हम लोग घटा के नहीं देखते हैं, अरे वाह हम लोग घटाए हैं सर यहाँ 5,000, हम लोग तो सीख गए सर। चलो ये तो मतलब हल हो गया, लेकिन अब इस वाली चीज को कैसे हल हम लोग करें, कैसे हल करें इस वाली चीज को हम लोग, क्योंकि ये तो हम लोग को साफ समझ में आ रहा कि हम लोगों को ये बताएगा नहीं सम में क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल बता दिया अगर तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से, बताएगा नहीं। बट मेरा आप एक बात समझो, ये लोग क्रेडिट सेल भले ना बताए, आप क्रेडिट सेल में एक कोई भी अमाउंट ले लो, कोई भी अमाउंट, चलो 1.5 लाख ले लो, कोई भी अमाउंट ले लो आपका मन, आप 1.5 लाख ले लो, अब दो कितना आता है, 50 प्लस 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख माइनस ये 55, ये कितना आता है, 1,45,000, आपने कितना लिखा होगा सेल में, 1,50,000 क्रेडिट सेल है केस में, बुक कितना करना चाहिए खाली, 1,45,000, तो एक्स्ट्रा 5,000 बुक हुआ है, आपको 5,000 रिमूव करना है, हाँ सर हम लोग वही किए हैं। इसका मतलब वहां पर कुछ भी अमाउंट हो, वहां पर कुछ भी XYZ कुछ भी अमाउंट हो, ये अमाउंट पीएल में बुक हो चुका है, खाली अगर हम लोग इसका डिफरेंसेस अगर हम लोग बुक कर देना तो काम हो जाएगा 50 और 55 का। तो चेक कैसे करना है, अब देखो ऐसे चेक करना है इसको, मतलब लॉजिकली इंटरप्रेट कैसे करना है वो बता रहा हूँ, देखो कि समझो ओपनिंग था पहले 50, ओपनिंग पहले कितना था 50, इस बार ओपनिंग दिख रहा है 55, तो लास्ट बार का कलेक्शन छोड़ो, जो इस बार का सेल हुआ है ना उसमें 5,000 रुपया कम मिला है, कलेक्शन कम हुआ इस बार क्रेडिट सेल में 5,000 रुपया, तब ना डेटर बढ़ गया, डेटर कैसे बढ़ा, कलेक्शन नहीं हुआ तब तो जो इस बार का सेल हुआ है उसमें 5,000 का हमारा डेटर बढ़ गया, क्यों, क्योंकि कलेक्शन कम हुआ 5,000, तो आपने जो भी XYZ आपने जो भी 1.5 लाख, 2 लाख, 2,30,000, 50,000 जो भी आपने दिखाया होगा वो 5,000 एक्स्ट्रा दिखाया है, बस 5,000 घटा दो, बात खत्म हो गया, हमें नहीं जानना कितना दिखाया होगा आपने क्रेडिट सेल, फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, आप 5,000 एक्स्ट्रा दिखाए हो, आप 5,000 घटा दो, बात खत्म करो, ठीक है सर आप 5,000 घटा दो, बात खत्म करो, तो हम लोग 5,000 घटा दिए हम लोग यहाँ पर। सेम गोज विद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में तो क्या हुआ है, क्रेडिटर ने पहले 18 था, अब क्रेडिटर 22 हो गया, मतलब लास्ट ईयर का पेमेंट तो छोड़ो, इस साल जो परचेस किए उसमें 4,000 का पेमेंट हम लोग कम किए हैं, तो अब आप जो भी क्रेडिट परचेस किए होगे, मुझे नहीं पता कितना किए होगे, उसमें आपने 4,000 रुपया पेमेंट कम किया है, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, कैश प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, 4,000 पेमेंट आपने कम किया है, तो अगर 4,000 का पेमेंट कम हुआ है और आपको बढ़ाना है प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ इंक्रीज हो गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी लिखाओ क्रिएटर, मैंने क्रेडिट पर कुछ भी हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 10,000 हो, जितना भी हुआ होगा उससे पेमेंट 4,000 कम ही हुआ, तभी तो क्रेडिटर बढ़ गया, तो इसका मतलब पेमेंट कम हुआ है, तो पेमेंट कम हुआ तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाना चाहिए, तो इसीलिए ये 4,000 रुपया यहाँ पर देखो बढ़ाया हुआ है। अब बात यह कि इतना लॉजिकल डिस्कशन, इतना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एग्जाम में करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग ये रट्टा लगाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर बढ़ने से पैसा क्यों बढ़ा रहे सर आप, थोड़ी क्रेडिटर पैसा देगा हम लोग को, तो गुड्स ही देगा, हाँ भाई वो गुड्स ही देगा, लेकिन ऊपर जो दिखाया हुआ है ना वो पेमेंट पूरा नहीं हुआ, 4,000 कम हुआ पेमेंट, और पेमेंट कम हुआ मतलब प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं ऐड कर दो। अब आप रट्टा ये आपको दिमाग में बैठा लो, लॉजिक समझ गए आप, अब रट्टा दिमाग में बैठा लो क्या, कि अगर भैया एसेट बढ़ रहा है करंट एसेट्स तो पैसा हमारा जा रहा है, और अगर एसेट घट रहा है तो पैसा हमारा आ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है पैसा आ रहा है, लायबिलिटी घट रहा है तो पैसा हमारा जा रहा है, क्योंकि पेमेंट हम लोग किए, दैट्स इट, ये ध्यान में रहेगा। चलो बढ़िया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, और पहला जो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन वो भी सीधे आपको एग्जाम में हुआ दिसंबर 23 में 7 मार्क का आया हुआ, ठीक है, उसी से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप एक बार क्या करो ब्रेक के ड्यूरेशन में क्या करो, आप फिर मैं पॉज कर लो अभी आप भी, ठीक है, आप एक बार ये ना पूरा खुद से बनाओ एक बार, फिर आप स्टार्ट करना, आप एक बार पहले खुद से बनाओ फिर आप स्टार्ट करना, ठीक है, ब्रेक के बाद। चलो अब ऐसा नहीं कि सुबह देख रहे हो शाम को स्टार्ट करना, नहीं, अभी 15-20 मिनट में रुक के एक बार ये सम पूरा खुद से बना लो, ये पूरा पूरा खुद से बनाओ पूरा यहाँ तक, फिर आप स्टार्ट करना, ठीक है। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद हम लोग, ठीक है।